प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को भारतीय समाज और एक परिचय के बारे में बता रहे थे, जिसमें से कुछ भाग रह गया था, जिसका आप सभी लोगों को अध्ययन करना है, समझना है, याद करना है। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं। भारतीय समाज एक प्राचीन समाज है। इतिहासकारों ने इस समाज का लगभग पिछले 5000 वर्षों का इतिहास लिपिबद्ध किया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को हम 4 कालों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 प्राचीन काल, लगभग 3000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। नंबर 2 मध्यकाल, 701 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। आधुनिक काल, नंबर 3 1751 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। एवं समकालीन काल 1947 ईस्वी से और आज तक। यह काल विभाजन विश्लेषण की सरलता की दृष्टि से किया गया है, अन्यथा काल प्रवाह को किसी भी तरह निश्चित अवधियों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक युग में पिछले युग के तत्व भी सम्मिलित होते हैं और यह भावी युग की संभावनाओं को भी अपने में संजोए होता है। प्राचीन भारत का लगभग 4000 वर्ष का इतिहास एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिसमें भारतीय समाज की मूल परंपराएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। वैदिक संस्कृति के इस युग में हिंदू सामाजिक संगठन की संस्थागत आधारशिलाएं एवं वैचारिक मान्यताएं भी विकसित हुई हैं। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, लिंग विभेदीकरण आदि हिंदू सामाजिक संगठन की प्रमुख संस्थागत आधारशिलाएं हैं। धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, पुरुषार्थ तथा प्रकृति एवं संस्कार इसकी प्रमुख वैचारिक मान्यताएं हैं। मध्यकाल तथा आधुनिक काल में इन संस्थागत आधारशिलाओं में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है, परंतु इनका महत्व किसी न किसी रूप में समकालीन भारतीय समाज में भी बना हुआ है। भारत के भौगोलिक परिदृश्य ने इसके इतिहास के निर्माण में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है।
के.एम. पडिक्कर के अनुसार भारत के भूगोल, इसके प्राकृतिक संकुल, इसके पर्वतों और नदियों ने किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के इतिहास को कहीं अधिक प्रभावित किया है। उत्तर में अभेद्य हिमालय की ऊंची पर्वतमालाएं इसकी पहरी रही हैं, जो इसे एशिया महाद्वीप से पृथक करती हैं। दक्षिण में एक पठारी हिस्सा है जो तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी के नाम से यही महासागर भारत के सामुद्रिक महत्व को प्राचीन काल से बनाए हुए है। इस बात प्रारंभिक काल से ही भारत एक पृथक भूभाग रहा है, जिसने उसके निजी जीवन एवं सभ्यता के विकास में बहुत योगदान दिया है। भारत का विशाल आकार इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दिया जाना तर्कसंगत बनाता है। इसी प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक विविधताओं ने भी भारतीय समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। प्रत्येक प्रकार की जलवायु यहाँ विद्यमान है। 108 प्रकार की वर्ण में जलवायु है, जो भारत एक विश्व का ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर 108 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजपुताना के तपते हुए रेगिस्तान, हिमालय की बर्फ से ढकी रहने वाली उच्च चोटियाँ, गंगा यमुना का विस्तृत मैदान, बंगाल और मालाबार की ट्रॉपिकल जलवायु एवं दक्षिणी पठार की सूखी पहाड़ियों वाली भूमि ने इसे सामाजिक सांस्कृतिक विविधता प्रदान की है। मूल रूप से भारतीय मनीषी भारत के दो देशों के रूप में कल्पना करते हैं। एक उत्तरी भारत, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था, और दूसरा विंध्याचल पर्वत से पार दक्षिण पथ कहलाता है। बाद में अगस्त ऋषि ने विंध्याचल को पार किया और पूरे दक्षिण पथ को आर्य संस्कृति के साथ बांधने का प्रयास किया। राम का वनगमन भी इस सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास कहा जा सकता है। तभी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत की अवधारणा भारतीयों के जनमानस में सदा से रही। भारतीय समाज का एक परिचय अथवा भारतीय समाज के मौलिक लक्षण एवं विशेषताएं गौरवमय अतीत से युक्त भारतीय समाज अनेक महत्वपूर्ण तथा तर्कसंगत तत्वों के मिश्रण का परिणाम है। जब विश्व के अधिकांश देश असभ्यता के अंधकार में डूबे हुए थे तथा भारत तथा अराजक ढंग से एवं सामाजिक दृष्टिकोण से अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस प्राचीन काल में भारतीय समाज पर्याप्त विकसित एवं संगठित था। भारतीय समाज का परिचय इसके कुछ विशिष्ट मौलिक लक्षणों तथा विशेषताओं द्वारा दिया जा सकता है, जिसमें अनेकता में एकता। भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण
अनेकता में एकता का होना है। भारतीय समाज सामाजिक संगठन एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों में विविध प्रकार की अनेकताएं हैं। उदाहरण के लिए परस्पर विरोधी विचारधाराएं एवं सिद्धांतों का बाहुल्य तथा भाषाओं, रहन सहन के तरीकों, आचार व्यवहार, वस्त्र, खाद्यान्न, भौगोलिक परिस्थितियों, प्रजातीय पृष्ठभूमि तथा अन्य वस्तुओं में विभिन्न प्रदेशों तथा एक ही प्रदेश के विभिन्न भागों में बड़ी भिन्नता है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी विभिन्न मतों में विभाजित हैं, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, आर्य समाजी तथा सनातन धर्मी। भारतीय समाज में विभिन्न विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल हैं। फिर भी आधारभूत एवं अनिवार्य रूप से भारत में सदा एकता रही है, जिसकी सूचक संस्कृति की अनवरत गति है। स्मिथ के अनुसार भारत में वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा तथा रीति रिवाज संबंधित विभिन्नताओं में भी अखंड सार्वभौम एकता पाई जाती है। राजनीतिक दृष्टि से भारत सबल व पृथक राष्ट्र है। भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक एकता एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए इसे अनेकता में एकता का महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है। नंबर 2, वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था। भारतीय समाज का एक अन्य प्रमुख लक्षण यह है कि यह वर्णाश्रम और जाति के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा संपूर्ण हिंदू सामाजिक संगठन मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित रहा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता है, तत्पश्चात क्षत्रियों का स्थान है, वैश्यों का स्थान तीसरा है और शूद्रों के स्थिति सबसे निम्न रही है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 4 समान भागों ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रमों में विभाजित कर प्रत्येक आश्रम के लिए निश्चित कर्तव्यों एवं दायित्वों के पालन पर बल दिया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था को ही बहुत से विद्वान हिंदू समाज का सामाजिक पक्ष कहते हैं। यद्यपि वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदुओं के सामाजिक सिद्धांत हैं, तथापि इन सिद्धांतों ने भारतीय ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया है। आज भारतीय समाज में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी किसी न किसी रूप में जातीय संस्तरण से प्रभावित हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है संयुक्त परिवार प्रणाली। भारतीय समाज का अन्य लक्षण संयुक्त परिवार प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत कई पीढ़ियों के लोग संयुक्त रूप से रहते हैं। यह प्रणाली वैदिक काल से आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है।
परिवार का सबसे अधिक आयु का सदस्य मुख्यतः इसका कर्ता होता है, मुखिया होता है, जिसके अनुशासन में शेष सदस्यों को रहना पड़ता है। वही परिवार का संचालन करता है और सभी प्रकार के निर्णय लेता है। संयुक्त परिवार प्रणाली अनेक गुणों और दोषों के बावजूद आदिकाल से विद्यमान है। यद्यपि आधुनिक युग में इसकी संरचना एवं कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, तथापि यह हमारे समाज की एक मौलिक इकाई है तथा गांव में परिवार की प्रमुख प्रणाली है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समुदायों में समान रूप से लोकप्रिय रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विवाह के विभिन्न रूप। भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार किया गया है। भारतीय समाज में विवाह का दो रूप बताया गया है, जिसमें एक विवाह और बहुविवाह। आदर्श विवाह के रूप में आज कानूनी रूप से एक विवाह को ही स्वीकार किया गया है, परंतु एक लंबे काल तक बहुपत्नित्व का प्रचलन रहा है। आज भी अनेक जनजातियों में बहुपत्नी व बहुपति विवाह और समूह विवाह का प्रचलन है। परंपरागत भारतीय समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है तथा शास्त्रों ने हिंदू विवाह के 8 परंपरागत स्वरूपों का उल्लेख भी किया है। 8 विवाह परंपरागत स्वरूपों का उल्लेख भी किया है। इसके अतिरिक्त पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। संसार में पारिवारिक सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के परिवार ही प्रमुख रूप में पाए जाते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की प्रधानता होती है, तो मातृसत्तात्मक परिवार में माता की। यद्यपि भारत में दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, तथापि प्रधानता पितृसत्तात्मक परिवारों की ही है। मातृसत्तात्मक परिवार केवल मालाबार, ट्रावणकोर, कोचीन के नायरों में तथा असम में खासी, शिनरोग, गारो आदि जनजातियों में पाए जाते हैं। पितृवंशीय परिवार मुख्यतः पितृसत्तात्मक, जिसमें सत्ता पिता के हाथों में होती है, तथा पितृस्थानीय, जिसमें वधू विवाह के पश्चात वर के घर जाती है, जबकि मातृवंशीय परिवार मातृसत्तात्मक तथा मातृस्थानीय होते हैं। धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज के परंपरागत लक्षणों में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आदिकाल से ही भारतवासियों के जीवन में धर्म का विशेष महत्व रहा है। यह सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। धर्म आत्मा की शुद्धि पर बल देता है। यह विश्वास किया जाता है कि आत्मशुद्धि के द्वारा ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है और आत्मशुद्धि ही मनुष्य को मनोबल प्रदान करती है। धर्म की धारणा में ही नरक और स्वर्ग के विचार निहित होते हैं।
तथा इस बात पर बल दिया गया है कि धर्म का पालन कर व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है, जबकि अधर्म का पालन पर चलकर नरक को प्राप्त करता है। धर्म की प्रधानता के कारण ही भारतीय समाज में भाग्यवादिता, पुरुषार्थ, आश्रम, पारलौकिकता तथा संस्कार व त्योहार आदि परंपरागत रूप से ही नहीं अपितु आज भी इसके प्रमुख लक्षण बने हुए हैं। ग्राम्य और कृषि समाज की प्रधानता भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामों में निवास कर रही है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है। यद्यपि नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से हो रही है, तथापि भारतीय समाज में आज भी ग्राम्य कृषि समाज की ही प्रधानता है। आज भी हम यह कह सकते हैं कि भारत गांवों का देश है और कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं की बहुरूपता। यदि संपूर्ण भारत की सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं का अध्ययन किया जाए तो हमें ज्ञात होता है कि रीति रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं में पर्याप्त भिन्नता है। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की प्रथाएं एवं परंपराएं प्रचलित हैं तथा कई बार वे एक दूसरे के विरोधी भी होती हैं। ये सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं भारतीय जीवन में पाई जाने वाली भाग्यवादिता के लिए उत्तरदायी रही हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। भारतीय समाज का एक अन्य मुख्य लक्षण यह है कि यहाँ कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों में बहुत अधिक विश्वास रखा जाता है। अधिकांश व्यक्ति यह स्वीकार करते हैं कि जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा तथा उन्हीं कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म भी होगा। कर्म और पुनर्जन्म की धारणाओं को दोहरे प्रतिमान की धारणा भी कहा गया है। हिंदू शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कर्म फल के अनुसार व्यक्ति को परलोक में केवल सुख दुख ही प्राप्त नहीं होता, अपितु कर्म फल के योग से ही उसे दूसरा जन्म भी प्राप्त होता है, दूसरा जन्म भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को भी भारतीय समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का बहुमुखी विकास उसी समय संभव है जबकि वह संतुलित ढंग से अपने अधिकारों का उपयोग करे और कर्तव्यों का पालन करे। इन शास्त्रों में अधिकारों को पुरुषार्थ तथा कर्तव्यों को ऋण के नाम से संबोधित किया गया है। पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन का लक्ष्य। हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदू दार्शनिकों के अनुसार व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति आश्रम व्यवस्था के माध्यम से की जा सकती है। ऋण व्यवस्था भारतीय समाज में केवल आत्मनिष्ठा के लिए ही जीवन में श्रम का महत्व नहीं है, अपितु इस बात पर भी बल दिया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अन्य प्राणियों व व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के कर्तव्यों को ही हिंदू शास्त्रकारों ने ऋण माना है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चुका देने चाहिए।
हिंदू शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन किया गया है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋणों के अनुकूल ही हिंदू समाज में महायज्ञों का भी महत्व स्पष्ट किया गया है। महायज्ञ 5 हैं, देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। तीनों ऋणों और उनके अनुकूल यज्ञों का भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विशेष महत्व रहा है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है संस्कार। भारतीय समाज में परंपरागत रूप में संस्कारों का भी विशेष महत्व रहा है।